बच्चों मिजाज कैसे हैं? सब बढ़िया? पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? चलिए, आज बेटा भौतिक विज्ञान 11th गति के नियम पार्ट 5 लेक्चर 10। ठीक है। आज बेटा जो घिरनी होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि भाई आज हम लेक्चर 10 में घिरनी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो जैसे आप कुएं वगैरह से पानी खींचते हैं, घिरनी लगी होती है, वहां से रस्सी डालते हैं, रस्सी का एक छोर जो है बाल्टी से बांध दिया जाता है, बाल्टी कुएं में डाल दी जाती है और दूसरे छोर से हम उसको खींचते हैं, तो वो घिरनी होती है बेसिकली। तो आज घिरनी और पिंड, एक घिरनी है उस पर दो पिंड लटकाए गए हैं, ठीक है, उसकी गति का अध्ययन करेंगे। तो घिरनी व पिंड की गति, घिरनी व पिंड की गति, ठीक है। अब जैसे ये बेटा मैंने जैसे मान लो घिरनी लगा दी, ये घिरनी लगा दी गई, यहां पे घिरनी लगा दी गई, ठीक है। अब यहां पर एक द्रव्यमान इस तरफ लटका दिया और एक द्रव्यमान यहां लटका दिया। ये मान लो ये द्रव्यमान जो है M2 है और ये है M1, और M1 जो है M2 से भारी है। M1 भारी है, M2 हल्का है, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। थोड़ा नीचे करके बनाया भी है मैंने। तो बेटा ये जो घिरनी है यहां पर, ठीक है, इसके ऊपर एक यहां पर डोरी जा रही है, और डोरी जो है वो ना खींचने वाली अवैतान्य है और ना ही इसका द्रव्यमान है, और घिरनी का भी कोई द्रव्यमान नहीं है। ये बेटा हम कुछ एजम्पशन लेके चलेंगे, यानी घिरनी व डोरी कैसी है? द्रव्यमानहीन। इनका द्रव्यमान, ठीक है, इनके द्रव्यमान के बारे में नहीं सोचना है। ना तो घिरनी का द्रव्यमान है और ना ही डोरी का द्रव्यमान है। और डोरी कैसी है? अवैतान्य, ना खींचने वाली, अवितान्य, ना खींचने वाली। ऐसे नहीं इलास्टिक की तरह खींच गई, फिर तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, एक बात तो ये हो गई कि भाई घिरनी व डोरी द्रव्यमानहीन है। दूसरा, जो घिरनी और डोरी घिरनी के ऊपर डली हुई है, वहां कोई घर्षण नहीं है, ठीक है। यानी घिरनी तथा डोरी के बीच क्या है? घर्षण, यानी शून्य है, घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है, इनके बीच घर्षण कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेटा अब इसकी गति देखते हैं कैसे। गति का मतलब ये हो गया कि जब ये पिंड मूव करेंगे, पिंड चलेंगे, तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा, और इन तनी में जो हमारे पास तनी या डोरी है उसमें तनाव क्या होगा। तो बेसिकली इन क्वेश्चन में हम यही निकालते हैं कि भाई जब ब्लॉक यहां पर पिंड जो है गति करेंगे तो उनका त्वरण क्या होगा और इन डोरियों में तनाव क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पर देखो, इसका भार M1G नीचे की ओर कार्य करेगा, इसका भार ये भी नीचे की ओर कार्य करेगा। अब ये दोनों ही रस्सी को खींचेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक रस्सी एक तनाव, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, एक रस्सी एक तनाव, तो ये तनाव T मान लिया, ये तनाव T मान लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे जो तनाव नीचे की तरफ है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, तनाव ये भी लगेगा, ये पुली को नीचे खींचेगा, ये तनाव ये भी लगेगा, और दोनों ही तनाव T होंगे, ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं, इस तनाव को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। इस तनाव को मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर बाद इसको यूज करूंगा जब मुझे प्रतिक्रिया निकालनी होगी, ठीक है। अब बेटा यहां पे हमने कहा कि M1 जो है M2 से बड़ा है, M1 M2 से बड़ा है, तो अब ये घिरनी घूमना चालू होगी, M1 नीचे गिरता जाएगा, M2 ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई एक ही डोरी है, दो ब्लॉक उससे कनेक्टेड हैं, दो पिंड बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इनका त्वरण कैसा होगा? एक समान होगा। भाई जब यहां पे जैसे M1 नीचे उतर रहा होगा, M2 ऊपर जा रहा होगा, तो डोरी में कोई झोल नहीं होगा, डोरी बिल्कुल तनी हुई रहेगी। ये तो तभी होगा जब दोनों के त्वरण समान होंगे, यानी
M1 जो है A त्वरण से नीचे आ रहा होगा और M2 A त्वरण से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अब बेटा यहां पे गति के समीकरण बनाते हैं, एक एक करके ब्लॉक ले लेंगे, पहले M1 के लिए फिर M2 के लिए ले लेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे जब भी कोई ऊपर बल कार्य करेगा पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, क्योंकि बल कैसा है, वेक्टर सदिश है, इसलिए मुझे पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं M1 की गति देखता हूं, M1 की गति, M1 की गति। अब बेटा M1 पर देखिए, चाहूं तो मैं यहां पे इसका एकदम फ्री डायग्राम मुक्त बना लेता हूं कि भाई इसका वेट कहां लग रहा है, भार नीचे लग रहा है, और तनाव कहां लग रहा है, तनाव ऊपर लग रहा है। ठीक है, इन दोनों बल के परिणाम स्वरूप ये ए त्वरण से नीचे आ रहा है। मैंने कहा कि भाई ऊपर वाले बल जो होंगे वो कैसे माने जाएंगे, पॉजिटिव माने जाएंगे, तो टी पॉजिटिव रख लेंगे, M1G नेगेटिव रख लेंगे। ठीक है, अब बेटा ए त्वरण भी है नीचे की ओर, द्रव्यमान M1 है, तो यानी एक नेट बल जो कार्य करेगा M1A वो नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो त्वरण कैसा माना जाएगा, नेगेटिव, तो M1A नीचे की ओर, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि भाई टी तो ऊपर की ओर है, टी प्लस ले लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों का परिणामी लिखा, M1G नीचे की ओर है, ये लिख दिया। तो बेटा परिणामी आया कितना, यानी परिणाम स्वरूप, इन दोनों के परिणाम स्वरूप हमारा पिंड जो है नीचे ए त्वरण से गति कर रहा है, द्रव्यमान M1 है, तो बल क्या हो गया, मास गुणा द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो M1 इंटू ए कहां पर है, नीचे की ओर, तो माइनस टिपका दिया। ठीक है, तो एक बेटा मेरे पास समीकरण ये आ गई कि भाई T माइनस M1G बराबर M माइनस M1A, ये हो गए। अब ये तो मेरे पास रही समीकरण, मान लीजिए पहली समीकरण है, ये समीकरण कौन है, फर्स्ट समीकरण। अब M2 की गति, अब M2 की गति की बात करें, अब M2 की गति की बात करें तो बेटा यहां बना दे ऐसे, इस पर जो भी बल लग रहे हैं, पहले तो इसका भार M2G नीचे की ओर, तनाव कहां पर है, तनाव ऊपर की ओर। अब ये ए एक्सेलरेशन से, ये द्रव्यमान M2 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं T और M2G इनका रिजल्टेंट, इनका परिणामी निकालता हूं, T ऊपर धनात्मक, M2G नीचे ऋणात्मक। अब ये नेट बल यानी इनके परिणाम स्वरूप ए त्वरण ऊपर की ओर पैदा हो रहा है, तो ऊपर की ओर एक बल लगेगा, M2A, ये भी धन होगा, ऊपर की ओर है तो धनात्मक होगा, ये त्वरण धनात्मक है। तो बेटा ये मेरे पास आ गई, इसको मान लेता हूं मैं द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन। अब देखो पहली और दूसरी को एक साथ लिखता हूं, पहली समीकरण को लिखता हूं मैं T माइनस M1G बराबर माइनस M1A, ये लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी समीकरण लिखता हूं मैं T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ये लिख दिया। अब देखो यहां पर T और A ये मेरे लिए अज्ञात है, M1 M2 के मान तो दिए होंगे सवाल में, तनाव और त्वरण ये हमें नहीं मालूम होगा, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। तो बेटा सबसे पहले मैं T को हटा देता हूं। T को हटाने के लिए क्या करता हूं मैं, पहली में से दूसरी समीकरण घटा देता हूं। पहली समीकरण ये लिखी है, यानी पहली में से क्या कर दूं, दूसरी समीकरण को घटा दूं। जब मैं घटाऊंगा तो ये ऋण है तो ये धन, ये धन है तो ये ऋण। अब देखो माइनस टी प्लस टी ये चला जाएगा। अब ये M2G माइनस M1G, तो M2 माइनस M1G, जी बाहर निकाल लिया मैंने, भाई M2G धनात्मक है, माइनस M1G, जी बाहर निकालेंगे, M2 माइनस M1G आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कैसा आ रहा है, यानी दोनों ऋण में आ रहे हैं, दोनों ऋण में है। अब मैंने यहां पर इसे लिखा माइनस M1 माइनस कॉमन निकाल दिया, A माइनस इधर कॉमन निकाल दिया, बाहर A लिख दिया, A भी कॉमन हो गया। ठीक है, अब बेटा मेरे पास ये आ गया यानी माइनस M1 प्लस M2A। अब बेटा यहां पर ध्यान रखो कि भाई अब ये ऋण साइन मुझे हटाना है, तो ऋण साइन कैसे हटाऊं, ऋण का इधर गुणा कर दो, यहां इधर से हटा के इधर गुणा कर दो। जब इधर गुणा करोगे तो ये तो माइनस और ये प्लस, तो क्या लिख पाऊंगा मैं, M1 माइनस M2G बराबर
m1 प्लस m2a, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या किया मैंने, ऋणात्मक इस माइनस साइन का इधर गुणा कर दिया, या पूरी इक्वेशन से गुणा कर दिया, एक ही बात है, पूरी इक्वेशन से गुणा कर दिया ऋणात्मक का। तो यहां माइनस m2 हो गया तो इधर लिख दिया, माइनस m1 था तो प्लस हो गया ऋण का गुणा करने से, यहां ऋण का गुणा किया तो धन हो गया। तो बेटा अब मेरे पास त्वरण आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये त्वरण का सूत्र हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद भी कर सकते हैं भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन जब आएगा तो याद करा हुआ लिख देंगे आप, है ना। और जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में तो याद करा हुआ लिख दीजिए। अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा वर्णनात्मक है, ठीक है, तो हमें ऐसे इक्वेशन बना के हल करना होगा, करेंगे सवाल। अब बेटा ए त्वरण मेरे पास आ गया। अब एक बात तो त्वरण आ गया, और दूसरी बात हमें निकालनी होती है, एक तो त्वरण निकालना है, दूसरा इसमें तनाव निकालना है। तो अब कोई एक समीकरण पकड़ लो, कोई एक समीकरण ले लो, वहां से तनाव निकाल लो। ठीक है, अब जैसे मैं पहली समीकरण ले लूं या दूसरी, चलो दूसरी ले लेता हूं मैं। दूसरी समीकरण से, यानी दूसरी समीकरण से, समीकरण 2 से बेटा, समीकरण 2 क्या कह रही है, P माइनस m2g बराबर m2a। तो m2g उधर ले जाओ, m2g किधर ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, m2g धन हो गया, ठीक है, प्लस m2a। अब a का मान ये चिपका दो, a का मान यहां से बेटा ये लगा दो, तो a का मान क्या हो गया, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2g, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें यहां से कि भाई m2g यहां पर भी है, यहां पर भी है m2g, तो m2g कॉमन ले लो। क्या ले लो यहां से, m2g कॉमन ले लो। यहां तो 1 बचा, पूरा m2g बाहर आ गया, यहां पर भी m2 और g बाहर आ गए, यहां क्या बचा, m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें तो अब मैं इसे थोड़ा यहां लिख देता हूं, ऊपर की ओर लिख देता हूं, p बराबर m2g। अब ये ब्रैकेट हल कर रहा हूं मैं यहां पे। अब देखो m1 प्लस m2, एलसीएम आ गया, लासाफा। अब m1 प्लस m2 तो ऊपर आ जाएगा, यानी यहां क्या आ गया, m1 प्लस m2, ये आ गया। m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 माइनस m2। अब बेटा देखो m2 का टर्म, ये पद यहां से ये चला गया, ऊपर क्या रह गया, 2m1 बटे m1 प्लस m2 गुणा m2g। तो अब ये पूरा 2m1 m2g ऐसे लिख दें, 2m1 m2g बटा m1 प्लस m2। तो ये बेटा मेरे पास तनाव आ गया, ये वही इन रस्सी में, ये इस रस्सी के अंदर जो तनाव होगा 2m1 m2g बटे m1 प्लस m2 होगा, और त्वरण क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g होगा। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि भाई इस पुली पर टोटल कितना बल कार्य कर रहा है, या प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, तो बेटा जो यानी ये दोनों तनाव जो होंगे, मैंने कहा था कि मैंने एक बार अभी बल बनाए थे, यहां पर फिर से बना देता हूं मैं। ये मैंने कहा था कि आपसे अभी बल बनाएंगे बाद में, है ना, अब ये बना दिए मैंने। अब ये दो बल पुली को नीचे खींच रहे हैं, नीचे की ओर, तो यही तो प्रतिक्रिया लगेगी यहाँ पे, आर प्रतिक्रिया ऊपर लगेगी। तो बेटा अब यहां पर इतना पार्ट भूल जाए, हम इतना पार्ट यहां से भूल जाइए, यानी पुली को टी और टी नीचे खींच रहे हैं, उसी की प्रतिक्रिया आर हो रही है। तो अगर पूछा जाए कि भाई पुली पर कितना बल कार्य कर रहा है, कितनी प्रतिक्रिया कार्य कर रही है, तो आर इज इक्वल टू T1 प्लस T2, यानी टी और टी जोड़ दीजिए, तो प्रतिक्रिया आर टी प्लस टी इज इक्वल टू 2T। बेटा टी का मान ये रहा मेरे पास, टी का मान यहां चिपका दो, तो ये हो जाएगा भाई, टी का मान ये है, तो 2 गुणा 2 4 m1 m2g बटे m1 प्लस m2, ये आ गया। इसको देख लूं मैं, नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है। तो बेटा t प्लस टी 2t के बराबर 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे सवाल हल करते हैं। अब देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो इसके अंदर, जैसे मैं क्वेश्चन बना दूं, अब मैंने कहा ऐसे बना देते हैं पुली,
ठीक है, अब ये ले लिया मैंने यहां पर 1 किलोग्राम और ये ले लिया 4 किलोग्राम, ये ले लिया बेटा। 4 किलोग्राम भार जो है ज्यादा भार है, नीचे की तरफ आएगा, और 1 किलोग्राम का भार ऊपर जाएगा। तो अब हमें यह निकालना है कि भाई इस तनी में तनाव क्या होगा, डोरी में तनाव क्या होगा, मान लो T, और इस सिस्टम का या 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के त्वरण क्या होंगे, यानी A का मान ज्ञात करना है। तो इस सिस्टम में हमें क्या ज्ञात करना है, यानी डोरी में तनाव तथा प्रत्येक पिंड का त्वरण ज्ञात करो। त्वरण का मान तो एक ही होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जो पुली है, वो पुली होती है ना, पुली एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। पुली आपके बल का या आपके त्वरण का, अगर आप किसी पुली का ये सिरा मैं यहाँ पे इधर खींचूं, ये वाला सिरा मान लो मैं खींच रहा हूं, यहाँ 4 किलोग्राम के बजाय मैं खींच रहा हूं, तो ये 1 किलोग्राम का मास ऊपर जाएगा। मैं खींच तो नीचे रहा हूं, लेकिन 1 किलोग्राम का मास ऊपर खींच रहा है। इसका मतलब ये मैं बल नीचे लगा रहा हूं, उधर से बल ऊपर की दिशा में हो रहा है और उस ब्लॉक को उठा रहा है। तो पुली का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है गिरनी का, ये हमारे लगाए गए बल की दिशा बदल देती है, उत्परिवर्तित कर देती है, रिवर्स कर देती है, उल्टी कर देती है। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे इसका मुझे निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है और एक तनाव ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट लगा दो यहां पे आंसर। बेटा यहां पे जैसे तनाव का सूत्र मेरे पास है ही, नंबर 1 T इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मान लो जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो बस बेटा यहां चिपका दो m1 m2। m1 क्या है, एक को m1 मान लो, ये 4 किलोग्राम, और ये m2 मान लो। ठीक है, 2 गुणा 4 गुणा 1, 4 प्लस 1 गुणा 10। अब देखो ऊपर तो 8 हो गया, नीचे 5 हो गया, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16। 16 न्यूटन का तनाव कार्य करेगा, 16 न्यूटन का तनाव इस रस्सी में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा निकालना है पिंड का त्वरण। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, A इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 कितना है 4, 4 माइनस 1, भाई m2 कितना है 1 किलोग्राम, अपॉन 4 प्लस 1 गुणा 10। तो ऊपर 3 बचा, 5 ये 10 ये, 5 दूनी 10, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा हो गया। तो ऐसे करते हैं बेटा इस सवाल को। अगर मान लो पूछ रहा होता कि भाई इस पर कितनी प्रतिक्रिया लग रही है, या ऐसे पूछ ले घिरनी पर कितना बल कार्य कर रहा है, घिरनी पर लगा बल 2T है, घिरनी पर बल, अगर ये पूछ ले, पूछा नहीं है, घिरनी पर कुल बल या घिरनी की प्रतिक्रिया पूछ ले। ठीक है, तो ये किसके बराबर, यानी ये तनाव P, ये तनाव T। ठीक है, ये T और T मिलकर नीचे पुली को खींचेंगे, यही पुली पर बल कार्य करेगा, यानी T प्लस T यानी 2T, और T का मान कितना है 16। तो ये 32 न्यूटन का कुल बल घिरनी पर कार्य करेगा। ठीक है ना। अब बेटा दूसरा, अब हो सकता है कि एक पिंड जो है मेज पर रखा हो, ठीक है, और दूसरा हवा में लटका हो। जो हवा में है वो भारी है, और मेज और दूसरे ब्लॉक के बीच में, पिंड के बीच में कहीं कोई घर्षण नहीं है। घर्षण कंसीडर मत करो है। घर्षण का केस जब मैं घर्षण बल बताऊंगा तो उस टाइम ले लूंगा मैं, ये मेज वाला केस जो है। तो बेटा अगर यहां पर इस तरीके से ये मैंने एक मेज बना दी और यहां पर बना दी एक पुली, ये पुली लगी हुई है। ठीक है, अब पुली इस घिरनी से एक द्रव्यमान ये लटका है और एक द्रव्यमान ये बेटा m1 हो गया, इसका कुल भार कितना हो गया m1 जी। ठीक है, इसका द्रव्यमान m2 है। अब यहां तनाव T पैदा हुआ, यहां तनाव T पैदा हुआ। ठीक है,
अब बेटा यहाँ पे अभी मैं भार नहीं बना रहा, इसके भार की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये हवा में नहीं लटका है, हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा जैसे हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर यानी जो ब्लॉक जो है M1 जो है M2 से भारी है, तो M1 नीचे की ओर गिरेगा A त्वरण, और M2 भी A त्वरण से दाएं हाथ की ओर चलेगा। तो आपको फिर से दो चीजें निकालनी है। दो चीजें कौन कौन सी निकालनी है कि भाई त्वरण क्या है और तनाव क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैं यहाँ पे नोट करके बना सकता हूं उसे। भाई वही वहां पर गिरनी में दोनों ही हवा में लटक रहे थे, अब बस एक यहाँ पर बेस पर आ गया, एक हवा में लटक रहा है, ठीक है, कहीं कोई घर्षण नहीं है, घर्षण ही यानी घर्षण तो कंसीडर करना ही नहीं है ना। जब घर्षण पड़ेंगे तब देखेंगे घर्षण को। अब बेटा यहां पर अब ये गति के समीकरण लगाते हैं बारी बारी से, M1 के लिए और M2 के लिए। सबसे पहले M1 के लिए बेटा फिर से जो बल ऊपर पॉजिटिव और जो बल नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा यहां पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, इस पिंड का, मुक्त पिंड का चित्र बना देता हूं। मुक्त पिंड चित्र या फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फ्री बॉडी डायग्राम, यानी मुक्त वस्तु या पिंड चित्र। यानी इसमें जो मुक्त पिंड यानी सिर्फ एक पिंड बनाया जाएगा जिसपे हम सब बल देखेंगे और सारे बल लगा दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। अब बेटा यहां पे M1G कहां लग रहा है? M1G इसका भार है नीचे की ओर, इस पर एक तनाव ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और ये कहां गिर रहा है? नीचे A त्वरण से। तो T और M1G का परिणामी, T तो ऊपर पॉजिटिव है, M1G क्या है? नेगेटिव, तो T माइनस M1G, यानी इनके परिणाम स्वरूप ये A त्वरण से नीचे गिर रहा है, तो इसका द्रव्यमान कितना है? M1, नीचे आ रहा है त्वरण तो माइनस, तो माइनस M1A। ये क्या बन गई बच्चों? पहली समीकरण। इसको मैंने क्या लिख दिया कि भाई ये पहली समीकरण हो गई, ठीक है। यानी ये क्या आ गई? ऐसे बना दो इसे, पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण, दूसरी की बात करें, M2 की बात करें। M2 के लिए, अब बेटा M2 के लिए, अब M2 की गति देख रहे हैं। अब M2 तो सीधा सीधा भाई M2 ये है, ठीक है। अब भार की जरूरत नहीं है, इस पे तनाव ये लग रहा है और ये इधर ही गति कर रहा है A त्वरण से। कौन? M2। इसका मतलब जो T बल है, जो तनाव है, वही M2 को एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरित कर रहा है, वही चला रहा है, वही त्वरण पैदा कर रहा है। तो T बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, T बराबर यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो M2A, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया द्वितीय समीकरण। ये तो बहुत छोटा सा हो गया, T इक्वल टू M2A। बेटा आप इन दोनों को हल कर लो। यहां पर हल कैसे करो? यानी पहला समीकरण लिखो, T माइनस M1G बराबर M1 माइनस में A, माइनस M1A, और T क्या है? M2A। T क्या है? M2A। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई या तो यहां पे लिख के साइमल्टेनियसली कर लो, या T का मान डायरेक्ट चिपका दो वहां पर। यानी द्वितीय समीकरण से T का मान निकाला और यहां लगा दिया। T का मान क्या है? M2A M1G माइनस M1A, ठीक है भाई। इस तरीके से मैंने यहां पर निकाल लिया। अब यहां से अब देखो क्या करिए, माइनस M1G तो इधर ले जाइए, माइनस M1A इधर ले आइए, माइनस M1A इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया? प्लस। तो M2A प्लस M1A, ये माइनस में है, माइनस M1G उधर जाएगा तो प्लस M1G। तो बेटा A कॉमन आ गया यहां से, M1 प्लस M2 बराबर M1G के, ठीक है। तो बस A त्वरण क्या हो गया? A बराबर हो गया M1 बटे M1 प्लस M2 इंटू G, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे बेटा मैं इसका त्वरण ज्ञात कर सकता हूं। अब ये मेरे पास त्वरण आ गया। अब त्वरण आ गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई तनाव जो तनी में या डोरी में तनाव होगा T इज इक्वल टू M2A। A का मान डायरेक्ट रख दो यहां पे, ठीक है। तो M2 अब रखो इसे, A का मान क्या है?
यानी m1 m2 ऐसे लिख दो जी, ये लिख दो अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा ये इस तरीके से मेरे पास ये आ जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये तनाव हो गया। तो t ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब उस केस में वहां तनाव क्या था, 2m1 m2 जी, यहां आधा तनाव हो गया भाई, एक ब्लॉक उस पर आ गया, एक ब्लॉक रह गया, उस हिसाब से तनाव कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही त्वरण के अंदर हो गया। तो बेटा अब यहाँ पे ऐसे त्वरण और ये पूरे फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमसे कहा जाए कि भाई इस घिरनी पर कितना बल कार्य कर रहा है, या घिरनी की प्रतिक्रिया क्या है, घिरनी पर प्रतिक्रिया, घिरनी पर प्रतिक्रिया क्या है बेटा, घिरनी ये लगी हुई है, प्रतिक्रिया यानी ये प्रतिक्रिया हो गई इसकी। अब देखो घिरनी पर बल कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, टी ये ऊपर तो घिरनी पर नीचे की तरफ, भाई न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया ये लगी तो प्रतिक्रिया नीचे, क्रिया ये लगी तो इसकी प्रतिक्रिया ये। ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो एक मुक्त चित्र बना सकता हूं, इसका मुक्त चित्र ऐसे बना लूं, ये घिरनी ले ली, ठीक है, एक तनाव ये, एक बल ये टी, एक बल ये। ठीक है, अब इसी बल, यही बल से प्रतिक्रिया पैदा हो रही है, इसी बल से क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। तो बेटा पहले इनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, यही किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिक्रिया आर के बराबर, ये आर डैश मान लो। तो आर डैश किसके बराबर हो गया, आर डैश बराबर, जब दो सदिशों के बीच 90 डिग्री का कोण है, जैसे कि यहां पर 90 डिग्री, टी ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो इनके बीच कोण कितना है, थीटा 90। जब दो वेक्टरों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो उनका परिणामी कैसे लिखते हैं, परिणामी जो होता है दो वेक्टर का, आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 90 कर दोगे तो ये पूरा जीरो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए और बी टी और टी के बराबर है, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, टी रूट 2 ये आ गया, और टी का मान ये चिपका दिया। ठीक है, तो ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर ये पुली है, एक ब्लॉक ये रखी है और एक ब्लॉक ये है। अब ये मान लो ये आपका 5 किलोग्राम है, ठीक है, और ये आपका 3 किलोग्राम है, 5 किलो और 3 किलो, तो ब्लॉक कहां, नीचे की तरफ आएंगे, घर्षण नहीं है, घर्षण रहे, घर्षण कहीं नहीं है, घर्षण रहे, घर्षण कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा आपको निकालना है यहाँ पे कि भाई इस डोरी में तनाव तथा पिंडों का त्वरण निकालिए, यानी तनाव ये ज्ञात करना है और त्वरण निकालना है, इन पिंडों में क्या त्वरण होगा ये निकालना है। तो डायरेक्ट यूज कर दीजिए, तनाव मेरे पास आ गया कि T इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं भाई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मान लो जी अगर नहीं दे रखा है तो 9.8 रखना होगा। तो अब जैसे m1 मेरे पास कितना हो गया, 5 हो गया, ये 3 हो गया, 5 गुणा 3 और 5 प्लस 3 गुणा 9.8, ये कर लीजिएगा इसको, 15/8 गुणा 9.8 इतने न्यूटन, ये हो गया, इतना तनाव कार्य करेगा। ठीक है, अब त्वरण क्या होगा, त्वरण भी निकाल सकते हैं, तो त्वरण बराबर डायरेक्ट m1g अपॉन क्या है ये, m1g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 यहां पर ये हो गया 5g बटे 5 प्लस 3, 5/8, जी का मान 9.8, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो ऐसे करके बेटा निकाल सकते हैं। अगर ये कहे कि प्रतिक्रिया क्या है तो T√2, टी का मान यहां से ले लिया, गुणा √2 कर दिया, ऐसे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न देखते हैं इसके, ये तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गए।
आसान टॉपिक है, थोड़ा लेंथी होता है लेकिन आसान है। नीट वगैरह में और IIT मेंस के अंदर सवाल आते रहे डायरेक्ट बेटा, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते। अब एक सवाल बताइए, एक यहां पर बेटा स्प्रिंग तुला है, क्या ये स्प्रिंग तुला, ठीक है। अब स्प्रिंग तुला से एक घिरनी बांध दी गई है, एक घिरनी लटका दी गई, यहां से स्प्रिंग तुला से क्या किया, एक घिरनी लटका दी गई, और यहां पर द्रव्यमान लटका दिए, मान लो 5 किलोग्राम ये और 1 किलोग्राम ये, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान और 5 किलोग्राम का द्रव्यमान, ठीक है। कुल कितना भार हो गया इस तुला पे, कुल कितना भार हो गया, 1 + 5 6 किलोग्राम। ये पूछ रहा है कि भाई जो स्प्रिंग तुला है उसका पाठ्यांक, उसकी रीडिंग क्या 6 किलोग्राम भार के बराबर होगी या कम होगी या अधिक होगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, क्या स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक रीडिंग, यानी जो उसकी वैल्यू है जो रीड कर रहे हैं हम, रीडिंग कहलाती है बेटा पाठ्यांक। क्या स्प्रिंग तुला, जो स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग तुला होती है, जैसे आपने देखा भी हो गैस का सिलेंडर वाला आया तो हम लोग सिलेंडर वेट करते हैं ना, तो घरों पे जनरली लोग स्प्रिंग रखते हैं, स्प्रिंग बैलेंस यानी तुला, स्प्रिंग तुला रखते हैं, उससे सिलेंडर लटका देंगे, देखेंगे भार पूरा है या नहीं, गैस पूरी भरी है कि नहीं भरी है, ठीक है। तो वही यहाँ पे स्प्रिंग तुला लटका रखी है, लेकिन अब स्प्रिंग तुला के साथ एक घिरनी है, ठीक है, और 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के भार ऐसे लटका दिए गए। अब ये कह रहा है क्या स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, इन दोनों का टोटल 5 और 1 6 किलोग्राम भार से अधिक या बराबर या कम होगा। सोच के करिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पॉज करके सोच के कर सकते हैं इसको। बेटा यहां पे ध्यान रखो कि भाई जो स्प्रिंग तुला है उसकी रीडिंग तो तब आएगी जो घिरनी अपना रिएक्शन लगाएगी। अब घिरनी पर बल कितना लगेगा, देखो यहां से ये द्रव्यमान T ये तनाव लगेगा, इनकी प्रतिक्रिया ये लगेगी, तो घिरनी पर 2T नीचे लगेगा, घिरनी पर 2T नीचे लगेगा तो उसका रिएक्शन R ये लगेगा। यही रिएक्शन बेटा इसके अंदर क्या 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 पैदा करेगा, प्रतिक्रिया पाठ्यांक बनाएगा। तो मुझे एक तरीके से पाठ्यांक का मतलब हो गया कि जो पाठ्यांक होगा, इसकी जो रीडिंग होगी स्प्रिंग तुला की, ये R के बराबर होगी, और R बराबर होगा बेटा 2T के, यानी R = 2T। तो मुझे 2T निकालना होगा, इसके अंदर तनाव निकालना होगा। बेटा तनाव का भी हमने सूत्र देखा था, खाली इतनी बात को देखें, यानी इस घिरनी से एक द्रव्यमान M1 ये लगा हुआ है, M2 ये लगा है, M1 किलोग्राम ये है, M2 ये है, M1 5 किलोग्राम हो गया, M2 1 kg का हो गया। उस वक्त बेटा तनाव क्या था स्प्रिंग के अंदर, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मान लो जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो बेटा अब यहां से मैं तनाव निकालता हूं, 2m1, m1 कितना है 5, m2 1, 5 + 1 इंटू 10, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बेटा यहां पे ये तो तनाव T हो गया, हमें तो R चाहिए, R का मान क्या हो गया, R 2T लगा दीजिए, 2 इंटू तनाव पूरा ये रहा मेरे पास 2 × 5 और बटे 6, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 × 6 ये हो गया। अब देखो 2 × 5 = 10 और 10 100/3, तो रिएक्शन कितनी आ गई मेरे पास, यानी 100/3 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 100/3 के बराबर आ रही है। ये तो पूरा न्यूटन के अंदर है। यहां कह रहा है, बस ध्यान रखना, इतने किलोग्राम भार, जब किलोग्राम भार होता है तो जी का मान नहीं रखा जाता। अगर मैं जी का मान हटा दूं 10, तो इसके अंदर ये क्या आ जाएगा
10 हटा दूं तो ये 10/3 रह जाएगा, यानी 10/3 किलोग्राम भार। क्या लिखेंगे इसे? किलोग्राम भार। ये किलोग्राम भार हो गया। तो अब यही तो पूछ रहा है यहां पे कि भाई ये 6 किलोग्राम भार से अधिक, बराबर या कम होगा। 6 किलोग्राम भार इन दोनों का, भाई 5 और 1 6 किलोग्राम, और भार यानी जी का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम भार लिख रहे हैं। तो बेटा ये 10 यानी 3.33 किलोग्राम भार के बराबर होगी। तो ये कम हो गया इससे, तो ध्यान रखेंगे ये 6 किलोग्राम भार से अधिक या बराबर या कम, तो क्या होगा? ये कम होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे ये घिरनी है, बराबर बराबर के ये सभी बराबर है, यानी ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, सभी के द्रव्यमान Ma, Mb, Mc, यानी हर एक प्रत्येक जो है 2 किलोग्राम के बराबर है। प्रत्येक कितना है? 2 किलोग्राम के बराबर। और जी का मान बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये तो मान के ही चलना है भाई घिरनी और जो डोरियां हैं उनका कोई भार नहीं होगा, घिरनी और डोरी के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा आपको ये निकालना है बी और सी पिंडों के बीच जो तनी लगी है, डोरी लगी है, उसमें तनाव क्या होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर बी व सी पिंड के बीच लगी डोरी में तनाव ज्ञात करो। भाई इसमें तनाव ज्ञात करना है। ठीक है, हमेशा एक रूल ध्यान रखिए, एक रस्सी एक तनाव। अब 2 रस्सियां तो 2 तनाव, तो पहले इसके तनाव बना लेता हूं मैं कि भाई ये T1 और ये T1। अब इसका तनाव यहां बनाता हूं इसके रेस्पेक्ट में, यानी ये तनाव T2, तो ये T2 यहां पर भी लगेगा। ये T1 है तो T1 यहां पर भी लगेगा और T1 यहां पर भी लगेगा। अभी इस T1 की जरूरत नहीं है, मैं पुली पर लगने वाला बल नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इतना डायग्राम बेटा इसके अंदर बना लिया। अब देखो इनका भार कहां कहां लग रहा है। ये भार अगर मैं निकालूं, हर एक का भार निकालूं, भार प्रत्येक, यानी आंसर करके ऐसे लिख दें। अब ये आंसर कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रत्येक पिंड का भार, प्रत्येक पिंड का भार यानी mg, प्रत्येक पिंड का भार mg, मास द्रव्यमान सबका बराबर 2 किलोग्राम, 2 × 10, जी का मान कितना है? 10 लेके चल रहे हैं, 20 न्यूटन। तो बेटा 20 न्यूटन का बल ये लगेगा, यहां पर भी इसका भी 20 न्यूटन का बल नीचे लगेगा और इसका 20 न्यूटन का बल ये लगेगा, यानी सभी के 20 न्यूटन के बल नीचे इसका ये लग रहा है, ये छोटा वाला है ये 20 न्यूटन, ये भी नीचे 20 न्यूटन लग रहा है। अब बेटा एक एक करके इनके समीकरण तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये ए ब्लॉक की, ए पिंड। अब ए पिंड को देखते हैं। अब ए पिंड पे बच्चों देखो यहां पर T1 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, T1 ऊपर की ओर बल है तो T1 धनात्मक, 20 न्यूटन नीचे की ओर ऋणात्मक, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप ए त्वरण पैदा हो रहा है ऊपर की ओर। तो जो बल बनेगा, यानी द्रव्यमान कितना है 2 × A ऊपर की ओर, तो +2A जो बल होगा ऊपर की ओर होगा। तो ए पिंड की समीकरण ये आ गई। अब बी पिंड का समीकरण निकालते हैं। अब देखो बी पिंड पे यहां पे T1 ऊपर लग रहा है, 20 और T2 नीचे लग रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे T1 माइनस, अब देखो 20 और T2, 20 + T2, ये कहां लग रहे हैं? नीचे की ओर लग रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का परिणाम स्वरूप क्या पैदा हो रहा है? नीचे की ओर त्वरण, तो बेटा द्रव्यमान -2A ये हो, ये समीकरण आ गई, यानी ये पहली समीकरण हो गई।
मान लो कि भाई ये पहली समीकरण है और ये वाली समीकरण क्या हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। ये समीकरण क्या आ गई, ये दूसरी समीकरण हो गई मेरे पास। ठीक है, अब तीसरी समीकरण, सी पिंड की बात करें, इधर लिख देते हैं सी पिंड के लिए। अब बेटा सी पिंड के लिए, अब सी पिंड ये रहा, T2 ऊपर की ओर धनात्मक, 20 नीचे ऋणात्मक, क्योंकि नीचे त्वरण है तो -2a ये हो गया। अब देखो मुझे T2 चाहिए था, बी और सी पिंड के बीच लगी डोरी में तनाव, तो यानी T2 निकालना है मुझे। T2 इज इक्वल टू, भाई जो T2 होगा यहां से किसके बराबर, 20 को इधर ले जाओ, 20 -2a। तो अगर मेरे पास a निकल आए, a पहली दूसरी समीकरण से निकल जाएगा, a पहली दूसरी समीकरण से निकाल दे। ठीक है, अब पहली दूसरी समीकरण और अच्छा T2 भी है यहाँ पे तो यूज करना पड़ेगा इसको भी, तो हम a निकाल लें पहले, है ना। तो बेटा यहां सबसे पहले T1 को हटाते हैं। अब T1 को कैसे हटाएंगे, दूसरी में से या पहली में से दूसरी को घटा दो, पहली में से दूसरी को घटा दो। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या हो गया, T1 -20 2a, पहली लिख दी मैंने, अब दूसरी लिख रहा हूं मैं, T1 -20 प्लस T2 बराबर -2a। क्या कर रहा हूं मैं, इसको घटा रहा हूं, घटाने पर, तो घटाने पर, जैसे ही घटाने पर ये ऋण, ये धन और ये धन, T1 ये चला गया। अब बेटा यहाँ पे 20 प्लस T2 -20, 20 प्लस T2 -20 ये चिपका दिया। इधर 2a और 2a कितना हो गया, 4a के बराबर हो गया। तो बेटा आप यहां देख रहे हैं 20 ये चला गया, तो T2 बराबर 4a ये आ गया। T2 किसके बराबर आ गया, 4a के बराबर आ गया। T2 का मान क्या आ गया, 4a। ठीक है, अब T2 का मान ये है, यहां से आ जाइए, ये तीसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण हो गया। तीसरे समीकरण में T2 का मान 4a चिपका दो। ठीक है, मैं लिख रहा हूं तीसरा समीकरण से, तीसरे समीकरण से। तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, T2 बराबर 20 -2a, T2 बराबर 20 -2a। ठीक है बेटा, यहां पे T2 का मान चिपकाओ, 4a, ये 4a हो गया, ये 20 -2a, इसको इधर ले जाओ, 6a हो गया बराबर 20, और a कितना आ गया, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण आ गया, क्या आ गया, ये त्वरण आ गया। ठीक है, अब त्वरण का मान आ गया, हमें चाहिए क्या, T2 चाहिए, तो भाई T2 तो यहां से निकल आएगा। T2 बराबर जो हमें चाहिए, T2 बराबर 20 -2a, 20 -2a, 20 -2 इंटू a का मान यहां रखो 10/3, तो 20 - 20/3 तो 40/3 आ गया। भाई 3 दूनी 6, 60 -20 40/3, और चूंकि तनाव है इतने न्यूटन। तो बच्चों यहां पर देखो, इस तरीके से हम यहाँ तनी और जो घिरनी है और पिंड है, उनके क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन होती है, गणना ज्यादा होती है, लेकिन कंसेप्ट आसान है, आसान कंसेप्ट है। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखे दे रहा हूं, आप उसे करिए। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो घर्षण के ऊपर लेंगे, और उसके बाद ये गति के समीकरण पूरे फिनिश कर देंगे। ये बेटा 3 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम। ठीक है, अब यहां क्या किया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड में 2015 में आया है, जब आपका 11th-12th का बोर्ड में आया करता था सिलेबस बना के। ठीक है, उस टाइम ये क्वेश्चन दिया गया था कि भाई 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम के द्रव्यमान ये है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जी का मान क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये पूरी पुली जो है ना, पूरा सिस्टम,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। यानी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? पूरा घिरनी और ये पिंड जो है सारा का सारा पूरा निकाय है ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इस डोरी में तनाव कितना है। बहुत अच्छा सवाल है, डोरी में तनाव निकालना है। यदि घिरनी और पिंड का निकाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर चलने लगे तो डोरी में तनाव ज्ञात करो। तो डोरी में तनाव ज्ञात करो। तो डोरी में तनाव ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करिएगा इसको। मैं थोड़ा हिंट दिए देता हूं मैं कि बेटा जब ये ए त्वरण से ऊपर उठेगा ना, जब ए त्वरण से कोई जैसे हम बाइक पे बैठे हैं, बाइक ए त्वरण से आगे चली। ठीक है, जो चलो मैं बाइक चला रहा हूं, पीछे एक मेरा बंदा बैठा हुआ है। अब मैं ए त्वरण से आगे ले जाता हूं, जो पीछे बंदा बैठा है ए त्वरण से पीछे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो जब बेटा ए डैश त्वरण से घिरनी ऊपर जा रही है तो इन ब्लॉकों पर नीचे एक त्वरण कार्य करेगा। नीचे की ओर इतना ही त्वरण कार्य करेगा। जी पहले से ही काम कर रहा है, जी पहले से ही काम कर रहा है नीचे की ओर, ये और जुड़ जाएगा। तो कुल इफेक्टिव जब परिणामी त्वरण होगा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो अब वजन पे क्या असर पड़ेगा? वजन 2/2g होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? वेट 2g होना चाहिए। लेकिन वेट क्या हो जाएगा? 2g प्लस ए डैश। ठीक है, अब यहां वजन कितना हो जाएगा? यहां पर भी यही कहानी, 3g प्लस ए डैश। ए डैश का मान कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी सब प्रॉब्लम वही कि भाई टी ये मान लो, टी ये मान लो। ठीक है, तनाव का सूत्र लगा दो पहले, इसमें आपको यहाँ पे जो समीकरण है उसको लगाइए, फिर आप तनाव निकालिए। करिएगा इसको। ठीक है, चलिए आज बेटा इतना ही लेक्चर रख रहे हैं, तो नेक्स्ट में घर्षण लूंगा। ठीक है।